तो पहला चैप्टर है हमारा संसाधन, विकास एवं उपयोग। संसाधन, विकास और उपयोग एवं उपयोग। तो हम अगर बात करते हैं संसाधन होते क्या है, बता सकते हो? तो पढ़ के आया ना, बताइए संसाधन किसको कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन यही है। पहला क्वेश्चन है कि संसाधन होता क्या है या संसाधन कहते किसको है, संसाधन का मतलब क्या है। तो वैसे सामग्री, वैसे वस्तुएं या प्राकृतिक में हमें जो चीज नजर आ रहे हैं उसमें से जो भी मानव के हित में काम आता हो, मनुष्य के हित में काम आता हो, वो सारे क्या कहलाते हैं? वो सारे क्या कहलाएंगे? संसाधन। लेट कैसे हो गया तुम्हारा? तो प्रकृति के लिखे परिभाषा लिखिए, प्रकृति के वो सारे वस्तुएं, प्रकृति के वो सारे वस्तुएं प्रकृति के वो सारे वस्तुएं जो मानव जीवन के संबंध में काम आता हो, वो सारे क्या कहलाएंगे? वो सारे क्या कहलाएंगे? संसाधन। या हम इसको कह सकते हैं, अब इसमें एक शब्द आया प्रकृति। प्रकृति कहने का मतलब क्या हो गया? जो तुम्हें चारों तरफ दिखाई पड़ता हो वो सारे चीज क्या है? प्रकृति। अच्छा, इस कमरे में भी अगर हम हैं तो ये कमरे में बहुत सारे ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को आसान बना रहा है, या हमारे जीवन के उसके हमने संपत्ति बना लिया या परिसंपत्ति बन गया हो। अभी हम कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं ना इसको, ये हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारे लिए क्या हो गया? अरे बोलो ना जोर से यार, यही में बोल देगा ना कोई उल्टा शब्द है ना तो शर्मा के मुंह में गाड़ लोगे, समझ गया? ये हमारे जिंदगी में कोई भी वस्तु काम आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सभी को एक स्वर में बोलना, एक स्वर समझते हो ना? तो मानव के जीवन में जो काम आसान करता हो वो उसको हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। हाँ जी बताइए, तुम खड़ा हो जाओ, तुम्हें से पहले पूछते। हाँ जी, पापा का नाम क्या है तुम्हारे? पापा का नाम क्या है तुम्हारे? इसलिए तो लोग पिंटू पिंटू बोलते रहता है। ओके, चलिए बताइए, तुम्हारे जिंदगी में कौन कौन सा ऐसा चीज है कि तुम्हारे काम को आसान कर दे रहा है? और बाहर कलम कॉपी छोड़ के और भी ऐसे सामान बताइए जो तुम्हारे एडवांस की बना, मतलब एडवांस सोच को बनाता है वो चीज। चापाकल? अरे तो चापाकल ठीक है, चापाकल। अच्छा, और कुछ? अच्छा, चापाकल में जल या चापाकल के हैंडल, वो संसाधन कौन सा है बताइए?
और उसके हैंडल संसाधन है या नहीं है? अच्छा पूरा हो गया, मतलब उसमें पानी और जल दोनों हो जाएंगे। ठीक है, बैठो भाई। आगे इसका दूसरा एग्जाम्पल लिखना है, तो पर्यावरण के वो सारे वस्तुएं जो मानव जाति की आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो तथा हमारी जिंदगी में सुविधा प्रदान करता हो। ये इसके दूसरी परिभाषा हो सकते हैं, समझे? तो बता भाई, पेड़ पौधे हमारी जिंदगी को कैसे सुविधा प्रदान करता है? पेड़ पौधे है ना, पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे भी हमारी जिंदगी की सुविधा प्रदान करते हैं। अब सुनाई दिया क्या बोल रहे हैं? तो पेड़ पौधे हमारी जिंदगी को सुविधा को आसान कैसे करता है? पेड़ पौधे पहले तो हमें ऑक्सीजन देता है भाई, पहला काम तो इम्पोर्टेंट वही है। अगर ऑक्सीजन देगा ही नहीं तो हम जिंदा रहेंगे नहीं, तो बाकी जितनी सारी सुविधाएं मिलते रहें वो हम उसको उपभोग कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? उसमें निकला हुआ ऑक्सीजन। तो क्या हम ऑक्सीजन को संसाधन कह सकते हैं? क्या ऑक्सीजन हमारे लिए संसाधन है? उससे पेड़ से क्या हो रहा मजाक है? एक थप्पड़ में सुधर जाओगे, ठीक है? तो जिंदगी की सुविधा के आसान करता हो गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, ट्रेन, बिजली, सड़कें। अगर आसान भाषा में कभी तुम्हें संसाधन के बारे में लिखना है तो क्या लिखोगे? प्रकृति के बहुत सारे वस्तुएं जो हमारे जिंदगी को सुविधा प्रदान देता हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? अरे तो हनी के न रे मारेंगे ना कि तुमको बोले हुए कैसे लगता है? सब आलस होता है कि माला है क्या? आलस होता है कि माला कहानी सुना है? बुड़बक कहीं के। बाहर है वो, खिड़कियां बंद करो तो नीचे वाला पहले बंद करो उसको। कभी उन्हें देखेगा कभी उन्हें देखते रहेगा। अब इसी में आते हैं, क्या मानव हमारे संसाधन के रूप हो सकते हैं? मिटा दे इसको। ओके, इसी में आगे क्वेश्चन आता है, क्या मानव संसाधन का रूप हो सकता है? रूप होते हैं या हो सकता है, जो भी है। तो सोचिए, समझिए और आंसर दीजिए। हाँ भाई खड़ा हो जा, तू पहले खड़ा हो जा। हाँ ये खड़ा होगा, सत्यम खड़ा हो जा भाई। बताइए भाई, मानव संसाधन हो सकते हैं? क्या मानव को संसाधन कह सकते हैं? कौन से आधार पर कह सकते हैं कि मानव एक संसाधन है? ए लड़का, भैंसों जैसे बोर कहाँ जाते हो? सीधा बैठो ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है कैमरा। सोचो अभी जाएगा तुम्हारा, अब तुम्हारा फोटो दिखा देंगे ऐसे घुमा करके सीधा। अरे रीढ़ की हड्डी टेढ़ा हो जाएगा तो जल्दी बूढ़ा हो जाओगे भाई, सीधा रखो रीढ़ की हड्डी को।
जैसे देखो हड्डियां का अलाइनमेंट अगर अलग हो गया तो समझो कि जिंदगी ही प्रॉब्लम है पहला। इसलिए रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखो। अरे भाई समझाते हैं, समझा करो, ठीक है ना। तुमको लगता है कि हम बकवास करते हैं, लेकिन इसके पीछे रीजन होता है बताना कि सीधा क्यों बैठना चाहिए। तो पहला चीज हो गया, मानव शरीर जो है वही सबसे बड़ा संसाधन है ना। मानव शरीर है वही सबसे बड़ा संसाधन है। जैसे हम ही इसके द्वारा किसी भी काम को आसान करते हैं, हाथों को द्वारा अपने शरीर के द्वारा किसी भी काम को आसान करते हैं ना, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, संसाधन हो गया। तो लिखिए मानव का शरीर, मानव का शरीर मानव का शरीर स्वयं भी संसाधन होते हैं। मानव का शरीर स्वयं भी संसाधन होते हैं। क्योंकि इसके उपयोग से अनेक कार्य किए जाते हैं। अनेक कार्य किए जाते हैं। समझा। अभी देखो धान बोने वाला सीजन आ रहा, पहले तो उसमें धान लगाने के लिए हमें मोरी तैयार करना पड़ेगा। रोहन चढ़ गया ना, रोहन के बाद पहले तो रोहन में ही मोरी बनाते थे, लेकिन अब रोहन के बाद सीजन, अब हाइब्रिड का जमाना आ गया। तो हाइब्रिड क्या होता है, 15 से 20 दिन में तुम्हारे पौधे तैयार हो जाएंगे। समझा। लेकिन एक जमाना था कि महीना भर लगते थे पौधे तैयार होने में, जिसको हम नर्सरी पौधा बोलते हैं। नर्सरी पौधा समझते हो ना। धान उपजाने के लिए पहले हमें नर्सरी उपजाना पड़ता है, फिर उसको कबाड़ कर धान खेतों में रोपे जाते थे उस नर्सरी पौधे को। अब इस काम को करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगा, मनुष्य का। अब मनुष्य के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे भी वस्तुएं हैं जो कि मनुष्य की जिंदगी को और आसान करेगा। जैसे ट्रैक्टर हो गया, पहले तो हल बैल चलता था, तो हल बैल का एग्जाम्पल ले सकते थे। लेकिन अब के ज़माना में क्या हो गया, एक कट्ठा भी जोड़ा है, बुलाओ रे ट्रैक्टर बुलाओ, ट्रैक्टर से जोड़ के चल गया। मतलब जैसे जैसे ज़माना बढ़ रहा है तो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और हमारे काम को आसान कर रहे हैं। लेकिन ये सारे क्रियाएं हमारे एक हाथ के द्वारा भी तो किए जाते हैं ना, हमारे शरीर के द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे बोझा ढोना, बोझा ढोए हो ना कभी, सभी ने लगभग बोझा ढोया, हम भी ढोए भाई बोझा, ठीक है। धान गेहूँ सरसों सभी का बोझा ढोए हैं, तुम लोग तो ढोए होगा। तो ये क्या हमारे काम को आसान कर रहा है, किसके द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा। तो जैसे मैं लिख सकता हूँ इसमें, जैसे बोझा ढोना, बोझा ढोना, बोझा ढोते हो ना, ऑफिस का काम करना, ऑफिस का काम करना, और क्या बोल सकते हैं, घर का काम करना, घर का काम करना, ठीक है। लिख लिया। तो ये बात समझ में आई कि मानव संसाधन के रूप कैसे है, या हम मानव के संसाधन को, मानव के रूप को संसाधन क्यों कह सकते हैं। ये सारे तुम्हें आंसर मिल गए। मिटा दे इसको, अब हेडिंग डालो, लिख ली। चलो अब हेडिंग डालिए,
संसाधनों का महत्व, संसाधनों का महत्व, संसाधनों का महत्व। तो देखो, पहले हम समझते हैं कि संसाधन का महत्व बनता है कैसे। तो हमें पृथ्वी पे बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जो बिखरे पड़े हैं, है ना। अब कोई भी संसाधन पहले वो रॉ के रूप में होता है, रॉ मटेरियल के रूप में होता है, उसको डायरेक्ट हम कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वस्तुएं हैं जिसको हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, जैसे जल, सूर्य का रोशनी, ये सारे क्या है, ये भी एक संसाधन है और इसको हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम मतलब अपने लिए उपयोग में लाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे वस्तुएं हैं जो कि हम उसको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। जैसे हमें खिड़की के लिए इसके पल्ला लगाना है या दरवाजे के लिए गेट लगाने हैं, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, पेड़ काटने पड़ेंगे। पेड़ काटने के बाद उसके लकड़ियों को फाड़ना पड़ेगा, चीरना पड़ेगा। फिर कोई भी कारीगर के द्वारा उसको एक शेप दिया जाएगा, आकार दिया जाएगा, और फिर गेट में तुम्हारे उसको फिक्स किए जाएंगे। तो सोचिए कि वो संसाधन के उपयोग में लाने के लिए हमें इसके बीच में कितने सारे प्रोसेस करना पड़ा, समझे। तो सारे विश्व में अनेक पदार्थ जो होते हैं वो बिखरे पड़े हैं, उसको पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने के बाद उसको उपयोग में लाना पड़ेगा। तो संसाधन के महत्व में लिखिए तकनीकी ज्ञान, तकनीकी ज्ञान एवं कुशलता, तकनीकी ज्ञान एवं कुशलता से विश्व में फैले अनेक पदार्थ को इकट्ठा करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। दो दिमाग ना, मनुष्य में बहुत सारे प्रतिभा होते हैं। अभी कुछ दिन पहले सुना था ना कि ये पहाड़ की खुदाई होने वाला है, न्यूज में सुना होगा। कभी सुना है कभी तुम लोगों ने? हमारे जो पहाड़ है पास में, उसकी खुदाइयाँ होंगी, मतलब उसमें जितने भी खनिज लवण उपस्थित है उसको बाहर निकाला जाएगा, उसको प्रोसेस करके और उसको कंज्यूम किया जाएगा। तो यहाँ पे मनुष्य डायरेक्ट पहाड़ को थोड़ा ना उठा के चल जाएंगे, या उतना ताकत तो है नहीं, या उसमें जो भी खनिज लवण उपस्थित है तो आराम से या आसानी विधि से नहीं निकाल सकते। तो वहाँ पे काम किस चीज़ का आवेगा? मनुष्य की प्रतिभा का, मनुष्य की बुद्धि का, या हमने क्या बोला, मनुष्य के तकनीक ज्ञान का, और इसमें क्या बोला, कुशलता, है ना। अब कोई भी चीज आंसर समझते हो ना, आंसर दिमाग वाला। अब कोई तुम्हें वहाँ पे महीन दिमाग लगाना है, तुम्हें आंसर वाला दिमाग लगाओ तो वो वस्तु ही खराब हो जाएगा, तो उसको उपयोग कर ही नहीं पाओगे भाई। तो इसलिए बोलते कुशलता, एकाग्रता, समझे। तो इसके अनुसार या इसका उपयोग से जितने सारे वस्तुएं फैले हैं उसको हम इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद हम अपनी आवश्यकताओं को उसके द्वारा पूर्ति करेंगे। तो भी एक बनता है संसाधनों का एक महत्व है भाई। संसाधनों का महत्व क्या है? यानी मनुष्य के जीवन को पूर्ति करता हो उसके तकनीकी और उसके ज्ञान, उसके बुद्धि के आधार पर। इसका अगर दूसरा एग्जाम्पल लिखना है तो इसको लिख सकते हैं, मनुष्य के आर्थिक विकास को, मनुष्य के
आर्थिक विकास, मनुष्य के आर्थिक विकास, विकास का लिखा हुआ सही है? नहीं, आर्थिक विकास के लिए, मनुष्य के आर्थिक विकास के लिए संसाधनों की आपूर्ति जरूरी है। आर्थिक मतलब समझते हो ना? आर्थिक विकास मतलब अपने आप के कैपेबल बनाना, मतलब पैसे से उन्नति बढ़ना, उसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास। आर्थिक जहाँ पे आ जाएंगे मतलब हम पैसे की बात कर रहे हैं। आर्थिक रूप से कितना बोलते हैं ना, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को पहले क्या करना पड़ेगा? संसाधन जुटाना पड़ेगा, संसाधन को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, फिर उसको मार्केट में बेचोगे तो तुम पैसे कमाओगे, और इससे क्या होगा? तुम्हें आर्थिक विकास मिलेंगे। क्या मिलेंगे इससे? हैं? आर्थिक विकास होगा ना इससे। तो ये इसका एक महत्व हो गया, संसाधनों का क्या महत्व हो गया? इससे ये आर्थिक विकास हो गया। और इससे क्या हो जाएंगे? संसाधन तुम्हारे जीवन को, संसाधन हमारे जीवन को एक आर्थिक विकास हो गया, एक हो गया तुम्हारा मानव वैज्ञानिक विकास भी कह सकते हो तुम, मतलब दिमागी रूप से भी वो सोच को बढ़ाता है संसाधन। कैसे? अब कोई ऐसा चीज वस्तुएं है जिसको हमें खाने के बाद हमारी सोच बढ़ेंगे, है ना? जैसे ऐसे बहुत सारे चीज है, जैसे कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, हमारे शरीर की मजबूती को बढ़ाएंगे, हमारे दिमाग के लेवल को बढ़ाएगा। या एक्सरसाइज करना, या एकाग्रता वाला एक्सरसाइज करना, ये भी एक प्रकार के संसाधन हो सकते हैं। एकाग्रता मतलब समझते हो? कहीं एकांत में जा करके तुम आराम से ध्यान में लगे हुए हो, इससे क्या होगा? तुम्हारा फोकस बढ़ेगा, तो वो भी एक प्रकार के क्या हो गया? तुम्हारे संसाधन हो सकते हैं। हाँ, तो संसाधन हमारे जीवन को और किस रूप में आसान करता हो भाई? संसाधन हमारे जीवन को और किस रूप में विकास करता है? ये तो आर्थिक रूप हो गया, एक हो गया तुम्हारा मौलिक रूप, लिख सकते हो मौलिक रूप में विकास करता है या आपूर्ति करता है, आपूर्ति करता है। संसाधन हमारे जीवन को मौलिक रूप में भी आपूर्ति करता है। मौलिक मतलब फंडामेंटल, मतलब बेसिक थिंग्स। बेसिक चीज ही तुम्हारे पास नहीं है तो तुम आगे की क्या सोच पाओगे? आगे की सोच पाओगे क्या? तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन ही नहीं है तो तुम आगे तुम सोच ही नहीं पाओगे। तो रोटी, चावल, दाल, सब्जी ये एक प्रकार का संसाधन है, और ये हमारा फंडामेंटल है, यानी मौलिक संसाधन है। तो संसाधन एक मौलिक रूप में भी विकास करता है, आर्थिक रूप में करता ही है, दूसरा मौलिक रूप में विकास करते हैं। ये दोनों दो इंपॉर्टेंट नोट्स हो गया जो कि हमेशा याद रखोगे कि संसाधन का महत्व क्या है। और ये जो है ना, पहले तो ये मौलिक रूप में कोई लिखेगा नहीं, तुम्हें अगर एडवांस बनना है तो मौलिक को और भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर ये 4 या 5 नंबर में आ जाए तो मौलिक को एक्सप्लेन करो अच्छे से कि मौलिक रूप से हम कैसे एडवांस बन सकते हैं। इसमें क्या लिखोगे कि अगर कोई मनुष्य तो पेट ही नहीं भरा हो तो वो आगे के बारे में कैसे सोच सकता है। तो सबसे पहला जो मनुष्य का काम है अपने आप को जीवित रखना, और जिंदा कैसे रखेंगे? तो बेसिक थिंग्स से, यानी फंडामेंटल वस्तुओं से, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हवा और पानी। अब बताओ, हवा तुम्हें दूषित कर दो, अगर हवा अगर दूषित हो जाएंगे तो क्या वो तुम्हें जिंदा रह पाएगा, या जल्दी जल्दी बीमार हो जाओगे भाई? ठीक है, तो मौलिक रूप से हो गया। इसमें और भी जोड़ सकते हो कुछ, बताइए। इसमें और कुछ ऐड करना है, ऐड कर सकते हो?
चलो, ये संसाधन का महत्व हो गया, समझ गया, लिख लिया, राइट नोट कर लिया, इसको बता दें। चलिए अब लिखिए संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार। तो देखो, मुख्यतः संसाधन दो ही प्रकार के होते हैं। अगर जितने सारे वस्तुएं हैं ना, अगर उसको क्लासिफाई किया जाए तो हमें दो ही चीज में मिलेंगे। एक जो संसाधन वो जो प्रकृति के द्वारा हमें मिला है, और दूसरी संसाधन वो जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। ओके, तो संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया तुम्हारा प्राकृतिक संसाधन। क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन। और दूसरा क्या हो गया? मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन। वीडियो में आ रहा है? सही आ रहा है ना? है? ओके। तो संसाधन दो वर्गों में बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो देखो, अब प्राकृतिक संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और दूसरा हो गया अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। संसाधन के भी दो रूप हो गए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। इसी प्रकार से मानव निर्मित संसाधन में भी दो रूप हो गए। पहला हो गया संरचना। पहला हो गया तुम्हारा संरचनाएं, और दूसरा हो गया तुम्हारा गुणवत्ता के आधार पे। गुणवत्ता और संरचना। ठीक है? तो संरचना और गुणवत्ता। तो नवीकरणीय संसाधन बता सकते हो क्या हो सकते हैं? हाँ जी बताइए। इसको लिख लिया? ओके। तो लिखोगे प्रकृति में उपलब्ध प्रकृति में उपलब्ध सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, हवा। प्रकृति में उपलब्ध सूर्य का प्रकाश, हवा, झील, नदियां, पेड़ पौधे, को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय
संसाधन कहते हैं। भाई अब बात आती है कि इसको नबी से करनी, ये सारे जो एग्जाम्पल दिए हैं, ये तुम्हें ऐसा कभी महसूस होता है कि सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होता है? हवा चलते रहते, थोड़ा या कम चलेगा। झील तुम्हें दिखाई पड़ेगा हमेशा ही, ठीक है। नदियां तो दिखते हैं, पेड़ पौधे हमेशा दिखाई पड़ेगा। एक बार पेड़ काटे हुए फिर से वो हो जाएंगे, पानी सूखेगा फिर से पानी आ जाएंगे। सूर्य का प्रकाश एक बार ढकेगा फिर से वो सूर्य के प्रकाश उपस्थित हो जाएंगे। मतलब इसको क्या कह रहे हैं कि ये स्वतः से उत्पन्न हो रहा है, और या फिर हम कह सकते हैं ये कभी समाप्त नहीं होने वाला। समझे? तो अब इसका कारण क्या लिखोगे भाई? ये सारे को हम नवीकरणीय संसाधन क्यों कहते हैं? तो कारण है यह स्वतः तथा कभी समाप्त होने वाले तथा यह स्वतः उत्पन्न तथा कभी समाप्त नहीं होने वाले संसाधन है, नहीं होने वाले संसाधन हैं। ये क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन। इसको क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, इसका तुम्हारा डेफिनेशन हो गया भाई, ये संसाधन का डेफिनेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे हेलो, यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या हो गया। अब तुम लोग 8 क्लास में हो नहीं, 10वां में आ गए हो, तो ये हम मान के चल रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधन का मतलब समझ में आ रहा हो। मतलब प्रकृति में उपस्थित वैसे वस्तुएं जो स्वतः से उत्पन्न हो जाते हैं या कभी समाप्त नहीं होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। अगर किसी को नहीं पता कि प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं तो हाथ उठाओ, फिर से नहीं तो बता देंगे भाई। प्राकृतिक संसाधन समझ में आ रहा है ना? प्राकृतिक, इसलिए हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय को सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं। हम प्राकृतिक और मानव निर्मित को डिफाइन नहीं करेंगे, वो खुद से लिखना पड़ेगा तुमको, या हम इसको एक बार बोल देते हैं बोलचाल में। मानव निर्मित क्या होते हैं? वैसे संसाधन जो मानव के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। किसके द्वारा? मानव के द्वारा। अब मानव किसके आधार पे करेंगे? संरचना के आधार पे और उसके गुणवत्ता के आधार पे। 2 आधार होते हैं भाई। अब कोई चीज वस्तु में तैयार तो किया, उसमें क्वालिटी है ही नहीं, है ना, तो वो संसाधन हो सकते हैं लेकिन वो उसमें गुणवत्ता नहीं रहेंगे। संरचना किसी भी आकार देते हैं, जैसे गेट बनाने के लिए हम एक आकृति देते हैं, घर बनाने के लिए एक आकार देते हैं, तो वो हो गया 2 आधार पे मानव निर्मित संरचना होते हैं। तो इसमें जो तुम्हें मेनली जो पढ़ना है नवीकरणीय और अनवीकरणीय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हो सकता है कभी कभी कुछ कभी पूछ सकते हो ऑब्जेक्टिव में, अदरवाइज इसमें ज्यादा फोकस नहीं करोगे। एक वाले की किताब रीडिंग करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार नहीं, हमने हजारों बार बोला है किताब को रीडिंग करिए। किताब रीडिंग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किताब रीडिंग नहीं करते हो भाई तो ये सबसे बड़ा गलती कर रहे हो, दुनिया की सबसे बड़ा गलती कर रहे हो। समझे बात को? तो समझ गए भाई नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? समझ में आ गया? हाँ हाँ, अब आ रहा है, अनवीकरणीय संसाधन पे आ रहा है। इसको मिटा दे क्या? चलिए लिखिए, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, भौतिक एवं रासायनिक पदार्थ।
कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ तथा भौतिक एवं रासायनिक रूप से उपस्थित वस्तुएं अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन है। अब सवाल उठता है, ये जो हमने लिखा इसको अनवीकरणीय संसाधन क्यों कहते हैं भाई? तो अब इसका तुम्हें आंसर मिलेंगे। वैसे संसाधन एक बार उपयोग हो जाने के बाद स्वतः या जल्दी से उत्पन्न नहीं होते हैं। जल्दी से उत्पन्न नहीं होते हैं। क्या चीज चर्चा चल रहा है पीछे? क्या? देखिए, कोयला तो भंडार है भाई, ठीक है। अब वो भंडार एक बार खत्म हो गया तो जल्दी हमको नहीं प्राप्त होगा। क्यों नहीं जल्दी होगा? क्योंकि कोयला बनने के लिए लाखों साल लगते हैं। 100 साल 1000 साल की बात नहीं है, लाखों साल पृथ्वी में दबे रहने की वजह से कोई भी जो अवशेष पदार्थ होते हैं, जैसे पेड़ पौधे के जो अवशेष पदार्थ दब जाते हैं, दबे 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 उससे कंप्रेस होते रहते हैं, उसमें गर्मी उत्पन्न होता है, तो उसमें कार्बन का निर्मित होता है, और वो कार्बन निर्मित होने वो कोयला में बन जाते हैं। उसी प्रकार से पेट्रोलियम भी है। पेट्रोलियम चल रहा खत्म होगा तो जल्दी नहीं बनेंगे तुमको। अब भंडार कितना मिल सकता वो अलग चीज हो गया, लेकिन पेट्रोलियम भी बनने के लिए में उसमें लाखों साल लगते हैं। एक साल 2 साल या 10 साल की बात नहीं हो रहा है, ये 100 साल की बात नहीं हो रहा है, लाखों साल लगते हैं पेट्रोलियम कोयला को बनने के लिए। इसीलिए हम इसको क्या लिखा है कि जल्दी से उत्पन्न नहीं होते हैं, वही हमारा अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। समझे? अब बात होती है लोहे की। लोहे क्या अनवीकरणीय संसाधन है? लोहा अनवीकरणीय संसाधन है। तो अब इसमें सवाल तुमको ढुका देगा कि बताए लोहा को पिघला के हम बार बार तो नया चीज बना लेते हैं, तो ये अनवीकरणीय संसाधन कैसे हुआ? टेक्निकल क्वेश्चन इसमें ढुका सकता है। तो आपको जवाब ये देना है कि लोहा जब उत्पन्न होता है तो वो हम एक बार ही उत्पन्न करते हैं, उसको पिघला के नया रूप देते हैं। लोहा बनता नहीं है, उसको नया रूप तैयार करते हैं। समझे? अभी तुम्हारे पास लोहा का कुछ दूसरा था, उसको पिघला करके हमने क्या बनाया? हसिया बना दिया, है ना। छोटे से रॉड था, उसको पिघला करके हमने खुरपा बना दिया, या हमने चाकू बना दिया। तो लोहे का फॉर्म चेंज हो रहा है, लोहा नहीं चेंज हो रहा। जहाँ से लोहा निकलता है तो लोहा भी बनने में वो कई साल लगते हैं। इसीलिए हम लोहा को भी अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो कोई फंसा सकता है तुमको अपने जाल में कि बता भाई लोहा को तो हम एक रूप से दूसरे रूप में बना देंगे, तो लोहा अनवीकरणीय संसाधन क्यों नहीं है? लोहा को हम अनवीकरणीय संसाधन क्यों कहते हैं? तो आपको जवाब लिखना पड़ेगा। लोहा को भी हम खादान से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है, और वो कई सालों में निर्मित होते हैं। और लोहा को निकालना इतना आसान नहीं होता है, पत्थरों के बीच में दबा होता है, पत्थरों को तोड़ना पड़ता है, उसको रिसाइकल करना पड़ता है। रिसाइकल मतलब उसको फ्रेश करना पड़ता है, तब वहाँ से लोहा निकलता है। उसी प्रकार से सोना भी निकलता है, चांदी भी निकलते हैं, जस्ता हो गया, तांबा हो गया, ये सारे अनवीकरणीय संसाधन है। पिघलाने के बाद उसका फॉर्म चेंज होता है, लोहा नहीं चेंज होता है। समझे? यहाँ तक समझ में आ गया जी? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए,
अब हम इसमें और भी एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे, है ना। तो संसाधन को बहुत चीज़ों पे आधार पे बांटा गया है। पहला हो गया उपलब्धता के आधार पे, दूसरा हो गया तुम्हारा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे, तीसरा हो गया पुनः प्राप्ति के आधार पे, चौथा हो गया तुम्हारा स्वामित्व के आधार पे, और पांचवा हो गया विकास के स्तर के आधार पे। तो ये इसमें सारे बताया हुआ है किताब में, एक बार पढ़ोगे जरूर। अगर नहीं पढ़ना है तो एक बार समझाने के लिए बोलेगा तो समझा देंगे, लेकिन एक बार पढ़ के आओगे तब बेहतर रहेगा तुम्हारा। समझे बात को? यहाँ तक समझ गए तुम? हाँ, इतिहास चलेंगे।